हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर के.के.एम. कॉलेज जमुई। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की समीक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन से अभिप्राय है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, अर्थात न्यायालय द्वारा कानूनों तथा प्रशासकीय नीतियों की संवैधानिकता की जांच तथा ऐसे कानूनों एवं नीतियों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान के किसी अनुच्छेद पर अतिक्रमण करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन इसका सिद्धांत का इतिहास काफ़ी पुराना है। सर्वप्रथम यह सिद्धांत यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित हुआ। कालांतर में भारत ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को अपना लिया, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का सुदृढ़ आधार उपलब्ध है, जिसका वर्णन इस प्रकार हम कर सकते हैं। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कानून द्वारा राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यपालिका और संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का पुनर्विलोकन कर सकता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ और राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है जिससे संघ अथवा राज्यों ने अपने क्षेत्राधिकार को तोड़ा हो। इसका अभिप्राय यह है कि यदि संघ सूची के विषयों पर कोई राज्य कानून बनाता है तो वह कार्य संविधान के प्रतिकूल होगा और सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 254 में यह प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि किसी राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित कानून संघ संसद द्वारा निर्मित किसी कानून से संघर्ष में है तो राज्य का कानून अवैध माना जाएगा। तृतीय, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का अधिकार एकमात्र केंद्रीय संसद को ही प्रदान किया गया है, अपितु उसमें राज्य विधानसभाओं की भी निश्चित भूमिका का उल्लेख है। यदि कोई संशोधन विधान की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। चतुर्थ, संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कई वर्षों में कई अभियोगों के सिलसिले में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मुकदमे में निवारक कानून अधिनियम के 14वें खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया।
स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के कतिपय अंशों को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रतिकूल घोषित किया। इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी शरणार्थी के आगमन पर नियंत्रण लगाने के लिए 1949 ईस्वी में जो कानून बनाया था उसके खंड 7 को इसलिए अवैध घोषित कर दिया क्योंकि यह भारत के किसी भी भाग में निवास के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को बदल डाला तथा मूल अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित किया गया। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए अवैध घोषित कर दिया कि उसमें निहित क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अप्रासंगिक था। राजाओं के प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकारों को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा सभापति को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया। अप्रैल 1973 में शासन की अखबारी कागज संबंधी नीति के सिलसिले में समाचार पत्रों के लिए 10 पृष्ठों की सीमा बढ़ाने की नीति को न्यायालय ने अवैध घोषित किया। इससे पूर्व बम्बई पुलिस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। इसी प्रकार केशवानंद भारती की याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 1973 को 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा का दूसरा खंड अर्थात संविधान के अनुच्छेद 21 को अवैध घोषित किया। न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आलोचना किया जाता है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग पर एक प्रमुख आपत्ति यह की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों में अनवरत परिवर्तन करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक कानून की समस्त आस्थाओं के प्रति भ्रांतियां उत्पन्न होता है। दूसरा, संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति का जन्म। न्यायिक पुनर्विलोकन के आलोचना का एक प्रमुख आधार यह माना जाता है कि यह संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म देती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। और जब राष्ट्र व्यवस्था के दो प्रमुख अंगों के बीच ऐसी स्थिति हो तो शासन ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की अस्थिरता। न्यायिक पुनर्विलोकन के कारण सदैव ही इस बात का भय बना रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बना रहता है, जो कि निश्चित रूप से समस्त व्यवस्था के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व। न्यायिक पुनर्विलोकन के उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक और भारत की समस्त राज्य व्यवस्था के लिए अत्यधिक हितकर है। संविधान के द्वारा संघ और राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही उसकी रक्षा संभव है। शासन की शक्ति पर अंकुश रखने तथा नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का कार्य भी न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन का कार्य करती है और न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के अधिकारी, व्याख्याता
तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।